प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंप्लीट कर लिया मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करके। ओके, आई होप कि ये आपको बिल्कुल पूरी इससे एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अब प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। लगातार प्रैक्टिस करने से वो क्वेश्चंस लगातार रन में बने रहते हैं और फिर आपके दिमाग से वो जल्दी से हटते नहीं हैं। ठीक है, ओके। और अगर आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो एक एक करके वो क्वेश्चंस आप लगातार भूलते रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग करने ये वाले हैं कि चैप्टर 3 पढ़ना चाहते हैं, आव्यूह। मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सेकंड चैप्टर पढ़ लेने के बाद आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज आव्यूह, जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, मैं आपको बताऊं आव्यूह मैट्रिसेस, एक्चुअली मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिसेस होता है ना, ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह होता है और मैट्रिसेस मतलब भी आव्यूह होता है। फर्क इतना है कि जब हम मैट्रिक्स बोलते हैं तो एक आव्यूह रिप्रेजेंट होता है, जब हम मैट्रिसेस बोलते हैं तो एक से ज्यादा आव्यूह रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, ये इसका मीनिंग है। अब आव्यूह क्या होता है, इन सब का जिक्र हम लोग करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आव्यूह जो होता है मेनली आव्यूह का यूज सबसे पहले जो किया जाता था वो इस वजह से किया जाता था, इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो हमारी रैखिक समीकरणें होती हैं, रैखिक समीकरणें, 2 चरों वाली रैखिक समीकरणें, 3 चरों वाली रैखिक समीकरणें, इन्हें आदि इन सबको सॉल्व करने के लिए ही ना हम आव्यूह का इस्तेमाल किया करते थे। ये पहले ऐसा होता था, मेनली उसी काम में ये आते थे, लेकिन उसके बाद आव्यूह के और बहुत सारे यूजेस लगातार बनते चले गए और आज हम आव्यूह का यूज बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। फिलहाल सबसे पहले बात तो मैं ये करना चाहता हूं कि आखिरकार आव्यूह होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि आव्यूह क्या होता है। मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैं आपको बताऊं, जो आव्यूह होता है वो वास्तविक या सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं या सम्मिश्र संख्याओं का एक व्यवस्था का नाम है। तो आव्यूह एक अरेंजमेंट होती है, आव्यूह एक अरेंजमेंट का नाम है। किसका अरेंजमेंट, जिसके अंदर कुछ नंबर लिखे होंगे, वो रियल भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, या वो फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ऐसा एक जो अरेंजमेंट तैयार होती है उसको हम बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह की परिभाषा क्या होगी, तो आव्यूह की परिभाषा हम दे सकते हैं दैट मैट्रिक्स इज अ rectangular arrangement of numbers। कौन से नंबर्स, चाहे वो रियल नंबर हो या वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और फंक्शंस। ये आपके मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर मतलब एक आयताकार व्यवस्था का नाम होता है। आव्यूह एक आयताकार व्यवस्था होती है, किसकी, नंबर्स की, चाहे वो रियल नंबर्स की हो या वो कॉम्प्लेक्स नंबर की हो या फिर वो फंक्शन की हो। आप हिंदी में देखेंगे, हिंदी में भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का
संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, ठीक है। अवयव को लिखते कैसे हैं मैं आपको बताऊं। अवयव को ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके का ही निशान बनाते हैं अवयव को बनाने लिखने के लिए। और किस तरीके से लिखते हैं, उसके अंदर नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, बस हो गया ये अवयव। तो अवयव को प्रदर्शित करने के लिए ये इस तरीके के बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ऐसा इधर भी, और उसके अंदर ये नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर या फलन संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ऐसे हम नंबर लिखते हैं। एग्जाम्पल, और जो अवयव होता है इसको हमेशा हमेशा हम इंग्लिश अल्फाबेट के किसी ना किसी कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं ABCDEF GHI, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स हैं। तो ये मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। ओके, अच्छा, मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको बहुत समझना जरूरी है, जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनके बगैर हमारा काम नहीं बनता। जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ। मैंने चलो यही मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स मैंने ले ली। मैं आपको बताऊं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज रेखा आप देख रहे हैं, पहली क्षैतिज लाइन, दूसरी क्षैतिज लाइन, ये पूरी क्षैतिज लाइन और ये पूरी क्षैतिज लाइन, इनको हम बोलते हैं पंक्तियां। क्या बोलते हैं? पंक्तियां। इनको हम कहते हैं रो। ये भी क्या है? रो। अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये भी हिंदी में पंक्ति। ठीक, फर्क कितना है कि अब इसमें कितनी रो हैं? 2, 1 2 रो। अब अगर 2 रो हैं तो इसको हम बोलते हैं रो नंबर 1, इसको हम बोलते हैं R1, और इसको हम बोलते हैं रो नंबर 2 R2। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब इधर देखिए, बाकी ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन भी आप देख रहे हैं, ये क्षैतिज लाइन थी। क्षैतिज लाइनों को क्या बोला? रो, हिंदी में पंक्ति, और क्योंकि 2 हैं तो R1 और R2। ऊर्ध्वाधर लाइनें भी तो हैं बेटा, ऐसे आप देखो, इनको क्या बोला जाएगा? तो इस पूरी ऊर्ध्वाधर लाइन को, इन सब को बोला जाएगा स्तंभ। स्तंभ, कॉलम बोला जाएगा। इन सब को हम बोलेंगे कॉलम, हिंदी में स्तंभ। अब क्योंकि ये पहला स्तंभ है इसलिए हमने इसको C1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये दूसरा स्तंभ है C2 से लिख दिया, ये तीसरा स्तंभ है C3 से प्रदर्शित कर दिया। इस तरह से ये जो अवयव आप देख रहे हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं बेटा? उसमें 2 पंक्तियां हैं, R1 और R2। कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं, C1 C2 और C3। तो किसी भी अवयव में पंक्ति किसको कहा जाएगा, स्तंभ किसको कहा जाएगा, ये चीज आपको समझना है। जैसे हम ये दूसरा वाला अगर अवयव ले लें, B इज इक्वल टू, तो ये है ABCDEFGHI, ऐसे। इसमें आप देखें ये क्या है? ये है पंक्ति, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है। ये पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति है R2, ये तीसरी पंक्ति है R3। ठीक, ये क्या है? ये स्तंभ है। स्तंभ में ये पहला स्तंभ है C1, ये दूसरा स्तंभ C2 और ये तीसरा स्तंभ है C3। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि R1 के
एलिमेंट्स बताइए। तो R1 के एलिमेंट्स हैं A B C, ये R1 के एलिमेंट्स हैं। R2 के एलिमेंट्स बताइए D E F। R3 के एलिमेंट्स बताइए G H I। C1 के एलिमेंट बताइए, C1 के A D G। C2 के एलिमेंट बताइए B E H। C3 के एलिमेंट बताइए C F I। इस तरीके से पंक्ति और स्तंभ, ये दो चीजें। पहले तो आप समझ लीजिए एक चीज और कि इसके अंदर जो नंबर लिखे हैं, देखो क्षैतिज रेखाएं पंक्तियां हो गई, आर हो गए, ऊर्ध्वाधर लाइनें जो बनी हुई है ये स्तंभ हो गए, कॉलम हो गए, C1 C2 C3 हो गए। लेकिन अंदर जो नंबर लिखे हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इन नंबर्स को बोला जाता है एंट्रीज बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, प्रविष्टियां बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, बहुत सारे नाम। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या? नंबर्स नंबर्स रिटेन इन अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जो नंबर लिखे रहते हैं, नंबर्स रिटेन इन अ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह में लिखे हुए जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हिंदी में अवयव, या दूसरा नाम हम बोल सकते हैं एंट्रीज। एंट्रीज यानी कि प्रविष्टियां। ठीक है, इस तरीके से ये उनके नाम हैं। एलिमेंट बोल सकते हैं, प्रविष्टियां बोल सकते हैं, ये चीज। और जैसा कि मैंने बताया किसी भी अवयव को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा किस अंग्रेजी अल्फाबेट में इतने सारे लेटर्स हैं आपके पास, लेकिन हमेशा कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे। और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। दो बातें हैं, वो दोनों बातें मैं यहां पर नोट कर देता हूं। पहली, किसी अवयव को प्रदर्शित करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। किसी अवयव को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं, पहली चीज। दूसरी, अगर कभी आप इंग्लिश अल्फाबेट से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें तो स्मॉल लेटर यूज करेंगे आप। अवयव के अवयवों के लिए अवयवों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई कि अवयव को कैसे प्रदर्शित करेंगे और उसके अंदर के एलिमेंट्स को कैसे प्रदर्शित करेंगे। रो किसे बोलेंगे, कॉलम किसे बोलेंगे, R1 R2 R3 किसको कहा जाएगा, C1 C2 C3 किसको कहा जाएगा। अब एक बात यहां पर छोटी सी आती है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में एक ये शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं क्रम, कोटि कहा जाता है इसको। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी अवयव की कोटि
कोटि भी बोल सकते हैं आप, या किसी अवयव का क्रम। कैसे बताते हैं किसी अवयव का क्रम? कोई हमसे अगर पूछेगा कि इस अवयव का ऑर्डर बताइए, या इस अवयव का ऑर्डर बताइए, कोटि बताइए, क्रम बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? देखो, उसको बताने के लिए, ऑर्डर के लिए एक चीज आपको याद रखनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपको बताना पड़ता है। किसी भी अवयव के क्रम के लिए, उसकी कोटि के लिए आपको नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स बताने पड़ते हैं। पहले पंक्तियां कितनी है वो बतानी पड़ेंगी, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या जो है वो यहां लिखनी है, और उससे क्रम रिप्रेजेंट हुआ करेगा। जैसे जैसे और हाँ, एक चीज मैं बताऊं आपको, जनरली नंबर ऑफ रोज को हम m से लिखा करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है जनरली उसको हम m/n से प्रदर्शित करते हैं, m इंटू n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इनके प्रदर्शित करने का एक मेथड है, ऑर्डर को प्रदर्शित करने का। जैसे जैसे कोई भी मैट्रिक्स अब आप ले लेते हैं, बाई चांस मैंने एक मैट्रिक्स यहां से उठाया 1 2 3 4 5 6, इसका अगर आप हमसे क्रम पूछेंगे, ऑर्डर पूछेंगे, तो हम क्या बताएंगे? पहले क्या बताना है? पंक्तियों की संख्या। गिन के बताइए कितनी पंक्तियां हैं? 1 2, दो पंक्तियां हैं तो 2, इनटू कितने स्तंभ हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम है 2/3, 2 इंटू 3, ये इसका ऑर्डर है। तो क्रम बताने के लिए पहले पंक्तियां, बाद में स्तंभों की संख्या। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसका उल्टा आप ध्यान रखें कि अगर कभी क्रम आपको दिया गया है तो समझ जाएं कि जो ये लिखा है ये पंक्तियों की संख्या लिखी हुई है, और जो यहां लिखा है ये स्तंभों की संख्या लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह से। जैसे हमने जो दूसरा मैट्रिक्स लिया था, ये वाला ABCDEFGHI, अगर कोई हमसे इसका क्रम पूछता है तो हम कैसे बताएंगे? इसका क्रम में फिर से पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 पंक्तियां हैं, तो 3 लिख दिया, इनटू कितने स्तंभ है? 1 2 3 स्तंभ है, तो 3 लिख दिया यहां। इस तरह से इस वाली अवयव का जो क्रम है वो कितना होगा? 3 इंटू 3। एक चीज और छोटी सी मैं बताना चाहता हूं आपको, ये तो क्रम हो गया, क्रम को लिखना कहां पर है? हाँ, इसको लिखा भी जाता है कहीं पर, कहां लिखना होता है? तो बड़ा सिंपल है, जिस भी अवयव का क्रम हो उस अवयव के पीछे साइड, यहां नीचे साइड लिख देते हैं। कहां? यहां पर। जैसे इस अवयव का क्रम क्या है? 2/3, तो हमने 2/3 यहां लिख दिया। इस अवयव का क्रम क्या है? 3/3, तो हमने यहां 3/3 लिख दिया। समझ आया? 2/2 यहां आप लिख सकते हो, यहां 3/3 लिख सकते हो। तो अवयव का जो क्रम होगा, जो उसका ऑर्डर होगा, आप अवयव के पीछे नीचे साइड में यहां पर आप उसका क्रम लिखकर उसको प्रदर्शित कर सकते हो। हालांकि क्रम लिखना हमेशा आपको क्रम लिखना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आपको जरूरत हो तो क्रम लिखिए। आप देखेंगे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर जगह क्रम का लिखना आवश्यक नहीं है। आपको जहां जरूरी हो वहां ऑर्डर लिखिए, जहां जरूरी नहीं है वहां बार बार ऑर्डर लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऑर्डर लिखना हर जगह जरूरी नहीं है। जहां इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर नेसेसरी होगा वहां लिखेंगे, जहां जरूरी नहीं होगा वहां नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये क्रम के बारे में बात हो गई। क्रम के बारे में बात करने के बाद एक छोटी सी चीज और इसी से निकल रही है, मैं उसको भी आपको बता देना चाहता हूं। क्रम पूछा जाए तो ऐसे लिखना है, लेकिन अगर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई आप करवा देंगे तो उससे क्या मिल जाएगा? उससे उस अवयव के अंदर जितने अवयव होंगे, अवयवों की संख्या मिल जाएगी आपको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो कितना आ जाएगा 6, इसका मतलब है कि इस अवयव के भीतर 6 एलिमेंट्स हैं। आप काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो 3 3 9, इट मींस इस अवयव के भीतर 9 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो क्रम लिखने का तरीका क्या है, और अगर क्रम जो लिखा हुआ है उसके दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से हमको उस अवयव के भीतर उपस्थित अवयवों की संख्या मिल जाती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो ये ऑर्डर और ऑर्डर से रिलेटेड छोटी मोटी चीज हो गई। तो किसी भी अवयव का क्रम कैसे बताना, अवयवों की संख्या बताना है तो क्या करना, कभी कभी आप जानते हैं इसका उल्टा भी देते हैं। अवयवों की संख्या अभी आपने निकाली है, कभी कभी आपको अवयवों की संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है कि संभव अवयव बताइए। देखिए आप एक काम करें बेटा, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे की चीज पे आता हूं। ओके, हाँ बेटा देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर आपको दिया गया है तो उसके दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करा देंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो उससे उसके भीतर उपस्थित अवयवों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी दिया जाता है, जैसे आपको मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या दे दी जाए, फिर आपसे पूछा जाएगा इससे संभावित अवयवों के क्रम बताइए, किससे जो भी अवयव बनेंगे उनके संभव क्रम क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि माना किसी अवयव में 8 अवयव हैं। मान लिया हमने कि किसी अवयव में कितने एलिमेंट्स हैं 8। अब 8 एलिमेंट्स हैं तो इसका क्या मतलब है कि रोज और कॉलम्स की ऐसी समायोजन होना चाहिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 आना चाहिए। याद है ना आपको? अच्छा, तो अब इससे बनने वाले अवयवों के संभव क्रम, तो इन अवयवों से बनने वाले संभव अवयवों के क्रम, ये जो एलिमेंट 8 एलिमेंट है ना, इनसे बनने वाले संभव जो अवयव बनेंगे पॉसिबल मैट्रिसेस, उनके क्रम क्या होंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, उनका क्रम 1 इंटू 8 का भी हो सकता है, या 8 इंटू 1 का भी हो सकता है, या 2 इंटू 4 का भी हो सकता है, या 4 इंटू 2 का भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है कि देखो सबका मल्टीप्लिकेशन 8 ही आएगा और तो कुछ नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि अगर 8 अवयव हमारे पास हैं तो उससे हम टोटल मिला करके 4 मैट्रिसेस बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स ये बनेगा जिसमें एक पंक्ति 8 स्तंभ होंगी, एक ये बनेगा जिसमें 8 पंक्तियां होंगी पर एक स्तंभ होगा, एक ये मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 2 पंक्तियां 4 स्तंभ, और एक ये बनेगा जिसमें 4 पंक्तियां 2 स्तंभ। मैं आपको सारे बना के दिखाता हूं। सपोज हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, लेट एलिमेंट्स, हमने माना कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो A, B, C, D, E, F, G और H, 8 एलिमेंट हो गए। अब 1/8 वाला मैट्रिक्स कैसा होगा? A, B, C, D, E, F, G, H। आप याद रखिए, इनके बीच में आप कॉमा नहीं लगाएंगे, डैश नहीं लगाएंगे, कुछ भी इनके बीच में नहीं लगाएंगे, और इस बॉक्स के भीतर बंद करेंगे सबको। ये एक मैट्रिक्स है जिसका क्रम है 1 इंटू 8। क्यों? एक पंक्ति है, पंक्ति एक है, 36 लाइन एक ही है,
ऊर्ध्वाधर लाइनें गिनिए 1 2 3 4 6 7 8 है, ठीक है। ये 1/8, 8/1 अगर आप बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा? A B C D E F, ये थोड़ा सा मुझे इसे और छोटा छोटा लिखना चाहिए। A B C D E F G H, ऐसे देखिए ये 8/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आप देखिए 8 पंक्तियां हैं, 36 लाइनें 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ऊर्ध्वाधर लाइन केवल एक ही है। तो पंक्तियां 8 है पर स्तंभ एक ही है। हम और भी आपको बना के दिखाते हैं। 2/4 का देखिए, आप इन्हें चाहें तो प्रदर्शित कर सकते हैं A B C, लेकिन कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे। A B C D E F G H, देखिए 2/4 की 2 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। 2 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं। और लास्ट अगर मैं बना के आपको दिखाऊं तो A B C D E F G H, ये 4 रोज हैं, 2 कॉलम्स है, 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। तो ये ऑर्डर और उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीजें रही कि कोई भी दे दिया जाए कि इतने एलिमेंट्स हैं तो संभव अवयवों के क्रम बताइए, संभव अवयवों के क्रम ये मिल जाएंगे आपको। एक चीज और, किसी भी अवयव में अवयवों को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अवयवों को कैसे प्रदर्शित करते हैं आप, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं ये एक मैट्रिक्स बना लेता हूं और मान लिया कि ये एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है मतलब 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, यहां जो एलिमेंट होगा, यहां 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 ऐसे 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 3 9, तो इस तरीके से होंगे। 3 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे। अवयवों को कैसे प्रदर्शित करते हैं? यहां का जो अवयव होगा उसको लिखेंगे A11, स्मॉल लेटर है, और 1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट है। यहां जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। आप चेक कर लो, यहां जो एलिमेंट है रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यहां जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो रो तो पहली है, कॉलम कौन सा है? दूसरा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहां के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A13, मतलब रो पहली है, कॉलम कौन सा है? तीसरा। समझ आ रहा है ना बच्चों को? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A21, A22, A23। क्यों? क्योंकि ये सब दूसरे रो के एलिमेंट है। अब ये 21 क्यों? दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो है, कॉलम तो पहले ही है ना, ये दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है। ये दूसरी रो का एलिमेंट है लेकिन कॉलम तीसरा है, तो दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। यहां जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो है 31, क्यों? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखो रो तीसरी है, कॉलम पहला ही है। इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 32, तीसरी रो दूसरा कॉलम। इसको प्रदर्शित करेंगे A33, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये 3/3 की मैट्रिक्स के अवयवों को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। अगर हम एक दूसरी मैट्रिक्स आपको दिखाएं, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, अगर वो 2/2 ऑर्डर, 2 पंक्तियां रहेंगी, 2 ही स्तंभ होंगे, तो उनमें बस ये एलिमेंट्स होंगे। इनके सिंबल बताइए, ये कहां के एलिमेंट है? रो कौन सी है? पहली। कॉलम कौन सा है? पहला, तो A11। इस एलिमेंट की रो तो पहली है,
पर कॉलम दूसरा है बेटा, तो 1 2। इस एलिमेंट का देखो रो तो दूसरी है पर कॉलम पहला है, दूसरी रो पहला कॉलम। इस एलिमेंट को देखो रो दूसरी है कॉलम दूसरा है, तो इसको हम लिखेंगे A22। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब बराबर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो और भी किसी ऑर्डर का बना सकते हैं। बाई चांस मैं बनाना चाहता हूं 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं, तो उसकी जो एलिमेंट्स होंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा? उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां सब जगह 2 रो रहेंगे 3 कॉलम रहेंगे। रो हमने 2 बना ली, कॉलम 3 कर लिए। देखो रो 2 बना ली, कॉलम खड़ी लाइनें 3 कर दी। अब इसका एड्रेस बताइए क्या है? ये एलिमेंट का एड्रेस हम दे रहे हैं, तो ये 1 1 है। क्यों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका रो तो फर्स्ट है पर कॉलम सेकंड है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका रो फर्स्ट है थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से किसी भी अवयव के एलिमेंट्स को प्रदर्शित करने का हमारा तरीका है। अब इसका थोड़ा सा उल्टा भी देखिए। जैसे बाई चांस हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, यहां पर ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑर्डर 3/3। किसी ने मुझसे पूछा कि A11 की वैल्यू बताइए। अब हम समझ गए स्मॉल ए है, जरूर अवयव की बात हो रही है, और 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कौन है? 1। ठीक है, किसी ने हमसे पूछा A23 की बात करिए। A23 स्मॉल लेटर है, ये तो जानी गए कि अवयव तो नहीं है, ये अवयव का कोई अवयव है, और उसकी दूसरी रो तीसरा कॉलम का अवयव बताना है। दूसरी रो तीसरे कॉलम का अवयव देख के बताइए कौन सा होगा। रो सेकेंड है, कॉलम थर्ड है। आपको नहीं लगता ये 6 के बारे में बात करी जा रही है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है। कोई भी आपसे पूछ लिया जाए, बाई चांस हम आपसे पूछ लें A32 की बताइए कितनी वैल्यू है, स्मॉल ए होने इस बात का संकेत है कि एलिमेंट्स की बात हो रही है, और 32 होने का मतलब कि पहले रो बाद में कॉलम होगा, तो तीसरी रो दूसरे कॉलम का अवयव बताना है। तीसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, रो तीसरी है कॉलम दूसरा है, कौन सा एलिमेंट आएगा? 8 के बारे में जिक्र हो रहा है। इस तरह से किसी भी अवयव के दिए होने पर उसके एलिमेंट बता सकते हैं, और ऐसे हम उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी अवयव में टोटल एलिमेंट्स दे दिए जाए तो उनसे कितने संभव अवयव बनाए जा सकते हैं ये बता सकते हैं, उन संभव अवयवों के क्रम क्या है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद किसी भी अवयव के जो अंदर एलिमेंट लिखे रहते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप बता सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब नंबर ऑफ देखो इफ number of rows m and number of columns n, अगर पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या n है, पंक्तियों की संख्या m, स्तंभों की संख्या n, then order of matrix, तब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m into n। ये अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले। लेकिन इफ नंबर ऑफ रोज m है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी m है, पंक्तियों की संख्या भी m है, कॉलम्स की संख्या भी m है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ भी हैं, ऐसी सिचुएशन पे ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m/m। समझ आया? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/m होगा। अब आप सोचो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। यस, और आप पहले से जानते हैं, वेरी गुड। लेकिन
मैंने ये इसलिए बताया कि अगर कभी भी कोई ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जिसका नंबर ऑफ रो भी इक्वल, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, तो आप जानते हो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ये हम इसको कहेंगे। उसके लिए मुझे m बाई m कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू m। लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दे आर इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन से मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m ओनली। हम केवल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बोल सकते हैं, बस। नहीं समझ में बात आई आपको? आया? तो बताइए इसके बारे में। हियर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो व्हाट can you say about this? What is the order of this matrix? You can say that the order of this matrix is 3 by 3, or you can say the order of this matrix is 3. अगर आप केवल इतना बोल देंगे order of this matrix is 3, बस हम समझ जाएंगे कि अगर आपने एक नंबर बताया है, केवल 3 बोला है, तो 3 by 3 हमको अपने मन से लगा लेना है। इसके बारे में आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2, लेकिन इसके बारे में आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 नहीं बोल सकते। इसको आपको बोलना ही पड़ेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 3, ये आपको बोलना ही पड़ेगा। तो सिंगल नंबर अगर ऑर्डर में आ रहा है तो उसको आप मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बोल सकते हैं। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कैसे किया जाता है। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट हम जो देखना चाहते हैं वो ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एक सामान्य प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं हम। ध्यान से देखिएगा आप इसे। जैसे बाई चांस मैंने एक मैट्रिक्स यहां पर ली, ये एक मैट्रिक्स ले ली हमने, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है m बाई n ऑर्डर है इसका। m बाई n मतलब m रोज है इसमें, और n क्या है? कॉलम्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, मतलब ऐसे वाली लाइनें कितनी है? m, और ये वाली लाइनें कितनी हैं? कॉलम्स n। ठीक, अब इसका एड्रेस बताइए। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगर ऐसे चलते चले जाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं फर्स्ट रो जेथ कॉलम मिलेगा, और आगे चले जाएंगे तो रो फर्स्ट है पर nth कॉलम होगा। देखो रो तो पहली है ना, ये तो रो पहली है, और स्तंभ कौन सा होगा? nवां। क्यों? क्योंकि n ही स्तंभ तो है। भाई आपकी कितनी पंक्तियां हैं इसमें? m पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं? n। तो अगर n स्तंभ है तो लास्ट वाला स्तंभ कौन सा होगा? nवां स्तंभ तो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे अगर हम चले जाएं तो ये रो तो पहली है तो यहां तो 1 ही रहेगा, पर जैसे पहला दूसरा तीसरा कॉलम है, ऐसा जाते जाते jth कॉलम मिलेगा। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 50वां, 100वां, 500वां, और यहाँ जाके लास्ट में रो पहली है लेकिन nth कॉलम हमको मिलेगा। ऐसे ही दूसरी लाइन क्या बनेगी? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, A23 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यहां पर जाएंगे तो रो कौन सी है? रो तो सेकेंड ही है, पर कॉलम कौन सा है? jth कॉलम है, ये jth कॉलम है। डॉट डॉट डॉट, यहां पर जब पहुंचेंगे तो रो सेकेंड है, कॉलम कौन सा है? nth कॉलम, nवां कॉलम है ना लास्ट में। ओके, ऐसे ही थर्ड वाले का बनाओगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहां पर जाएंगे तो रो तीसरी है, कॉलम jth कॉलम है ये। डॉट डॉट, यहां पहुंचे तो थर्ड रो nth कॉलम। ऐसे बहुत सारे हम ऐसी लाइनें बना सकते हैं इधर की तरफ जा करके। बाई चांस मैंने मान लिया कि बनाते बनाते एक जगह हम पहुंचे जहां पर जो रो हमको मिली, भाई पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे मिलते मिलते कोई रो मिलेगी। मान लिया ith रो मिली, तो ith रो फर्स्ट कॉलम। देखो रो का नंबर i है, कॉलम तो फर्स्ट ही है ना। सिमिलरली इसका एड्रेस ith रो सेकेंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम,
इस वाले नंबर का एड्रेस बताइए। रो कौन सी है? ith रो। कॉलम ये कौन सा है? कॉलम तो jth है ये, तो ith रो jth कॉलम, डॉट डॉट। यहां पर रो कौन सी है? रो ith है। और कॉलम कौन सा है? लास्ट कॉलम है। लास्ट कॉलम तो nth कॉलम है। इस तरह से आप इनके एलिमेंट्स बनाया करेंगे। सबसे लास्ट रो जो बनेगी वो क्या बनेगी? रो कितनी है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? m। तो जो लास्ट रो आएगी वो mth रो आएगी। तो mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो jth कॉलम, mth रो nth कॉलम। इस तरह से ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो कभी भी ऐसी कोई भी मैट्रिक्स आपको बनानी हो, ये उसका जनरल तरीका है। जहां पर i और j क्या चीज है? i क्या रिप्रेजेंट करती है? i नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट कर रही है, और j क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम। तो जो i है नंबर ऑफ रो, उसको कैसा होना चाहिए? 1 या 1 से बड़ा तथा m या m से छोटा। और जो j होगा उसके बारे में भी तो यही होगा, j 1 या 1 से बड़ा और n या n से छोटा। क्यों? क्योंकि i किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और j किसको प्रदर्शित करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो i की वैल्यू m 1 या 1 से बड़ी और m या m से छोटी रहनी चाहिए, और j की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी n या n से छोटी रहनी चाहिए। और आव्यूह को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? आव्यूह को हम सीधे aij m बाई n से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से। ये किसी भी आव्यूह का रिप्रेजेंट करने का एक जनरल मेथड है, ध्यान से देखिएगा। aij m बाई n मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अवयव aij टाइप के हैं और उसका ऑर्डर m इंटू n का ऑर्डर है। बस आप i और j के हिसाब से इसको बनाते जाइए। जैसे एक कोई भी मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल, यहां से कैसा भी आप ले लीजिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेके दिखाया आपको कि एक मैट्रिक्स इस तरह से बनी हुई है, ऐसे लिखा है aij और 2/3 ऐसे लिखा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। अगर 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं तो इसके कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे? 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, 2 पंक्तियां मतलब क्षैतिज लाइनें 2 हैं और ऊर्ध्वाधर स्तंभ 3 हैं। तो आप देखिए जरा, कुछ इसी तरीके का आएगा कि नहीं आएगा? पहले हमने ये नोट कर लिए, अब हम इनके एड्रेस लिख देंगे। देखो ठीक, कैसे एड्रेस लिखेंगे? देखो 2/3 का चाहिए, 2/3 हमने बना दिया। अब इनके एड्रेस लिखेंगे, तो इसका एड्रेस बताइए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे, बना सकते हैं कैसा भी। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल के लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसको करके दिखाएंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए। जैसे एक और दे दिया जाए, बाई चांस ऐसे दिया जा सकता है आपको aij और लिखा जा सकता है 3/3। तो आप समझ जाना चाहिए कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स aij टाइप के हैं और उसका क्रम 3/3 का है। 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। मतलब किस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे, उसके लिए a ध्यान रहे 3 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। a 3 रो 3 कॉलम। अब 3 रो हो गई, 3 कॉलम भी हो गए। समझ आ गया? बस एड्रेस लिखने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसको मैं थोड़ा सा और दूर कर देता हूं तो एड्रेस लिखने में आसानी हो जाएगी मुझे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम।
इस तरह से ये मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स बन सकती है। और इसके बाद जो कुछ भी करना होगा, जो कुछ हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी भी अवयव को रिप्रेजेंट करने का ना, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है अवयव का, एक सामान्य तरीका है। हम इस तरीके से किसी भी अवयव को प्रदर्शित करके आपको बता सकते हैं। और जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम इसका एग्जाम्पल नंबर 3 करके दिखाएंगे, लगभग इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आप एक काम कर लें, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स यूज कर लें, नोट कर लें यहाँ पे से। इसके बाद हम और इसका नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या लगेगा। अगला आर्टिकल वैसे हम इसमें पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि अवयवों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखिए हम जो पढ़ने वाले मैथमेटिक्स में, वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार। वैसे तो जो मैट्रिसेस होती है, मैं आपको बताऊं, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बहुत प्रकार की अवयव होते हैं। लेकिन हमारे जो क्लास 12 का एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें केवल वो वाली मैट्रिसेस ही यूज की जाएंगी जिसमें जो एंट्रीज होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो रियल वैल्यू के नंबर हो या रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। केवल वही मैट्रिसेस हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे उन्हीं के बारे में। तो देख लेते हैं अभी फिलहाल कुछ टाइप की मैट्रिसेस जो कि एक्सरसाइज 3.1 में आपको सॉल्व करने के जरूरी है। केवल वो टाइप्स अभी पढ़ने को मिलेंगे। आगे 3.1 एक्सरसाइज के बाद भी मैट्रिसेस के कुछ टाइप फिर से मिलेंगे आपको पढ़ने को। तो अभी जो एक्सरसाइज 3.1 के लिए जरूरी है, वो मैट्रिसेस के टाइप आप केवल देखिए। जैसे सबसे पहले जो मैट्रिक्स का टाइप है वो मैं आपको बताता हूं, इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है पंक्ति आव्यूह। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किस आव्यूह को बोलते हैं? देखिए, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखा करूंगा, मैं केवल आपको जल्दी जल्दी समझाते चला जाऊंगा, ठीक है। पंक्ति आव्यूह किस आव्यूह को बोलते हैं? आंसर है उस आव्यूह को बोलते हैं जिसमें केवल एक रो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो बस। जैसे उसके मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, 1 2 3 ऐसे। आप देखो एक ही रो है केवल इसमें, B इज इक्वल टू ABC। आप बहुत याद रखें, ना कोई कॉमा लगेगा बीच में, ना कोई डैश लगेगा बीच में। कॉमा या डैश लगा देंगे तो उसका मतलब ही बदल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा मतलब, हम अब बाद में अभी बताएंगे आपको। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? इन मैट्रिसेस को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिनमें केवल एक रो होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है जिसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसे बोला जाता है स्तंभ आव्यूह। ठीक, ओके। स्तंभ आव्यूह, अभी आप नाम से समझ गए। आप जानते हैं, में सबसे अच्छाई होती तो ये होती है कि आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। जैसा इनका नाम होगा वैसे ही इनका मतलब स्वभाव होगा। जैसे इसका नाम है स्तंभ आव्यूह, तो स्तंभ आव्यूह का मतलब ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा, बस एक स्तंभ। पंक्तियां कितनी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट कॉलम एक ही होना चाहिए। जैसे ऐसे लिख दें 1 2 3, इस तरह से ABC। देखो कॉलम एक ही है, पंक्तियां इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन कॉलम एक ही, इसलिए इसका नाम हो गया स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स के बाद थर्ड हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह।
आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह की क्या खास बात होती है मैं आपको बताऊं। आयताकार आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में इक्वल नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं आयताकार आव्यूह। जैसे एज ए एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा ए बी सी डी ई एफ। आप देखिए यहां पर कितनी पंक्तियां हैं, 2। कितने स्तंभ हैं, 3। तो देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है, इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है आयताकार आव्यूह, क्योंकि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है। हम एक और मैट्रिक्स ऐसे दिखा सकते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है, 3, कॉलम 2 ही है, 3 into 2, ये इसका ऑर्डर है। इसमें भी देखो पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 2 है, इसलिए ये दोनों बराबर तो नहीं है आपस में, इसलिए ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी अवयव के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है तो उसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हो। ओके, ठीक। इसके बाद 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर की जो मैट्रिक्स लेते हैं वो ले लेते हैं स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कैसा आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं स्क्वेयर मैट्रिक्स। जैसे एज ए एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखें इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3। कितने स्तंभ हैं, 3। सो दिस इज द स्क्वेयर मैट्रिक्स। ओके, आप चाहें इसके और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, ए बी सी डी। कैन यू टेल मी हाउ मैनी रोज आर देयर? देयर आर 2 rows. And how many columns are there? There are 2 columns. So this has the order 2 by 2. Here the number of rows is equal to the number of columns. So this is also known as square matrix. इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वेयर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज मैं आपको यहां पर बताऊं कि वर्ग आव्यूह के ही, वर्ग आव्यूह आपने पढ़े ना, वर्ग आव्यूह के ही कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन्हें हमें स्टडी करना है। आगे जो भी हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो सब स्क्वेयर मैट्रिक्स के ही कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको हम स्टडी करना चाहते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही। आप इसको एक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम वर्ग आव्यूह के जो स्पेशल केसेस हैं उनको स्टडी करते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। देखिए, तो जैसा कि मैंने बोला कि अभी जो आपने स्क्वेयर मैट्रिक्स पढ़ा उसकी कुछ स्पेशल केसेस हैं, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। स्पेशल केसेस ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स। नंबर 1, इसमें एक नाम आता है जिसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जिसे आप हिंदी में विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ओके, एक दूसरा होता है इसी का जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स या हिंदी में हम इसको बोला करते हैं अदिश आव्यूह। ओके, अच्छा, एक तीसरा इसी का केस आएगा जिसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम बोलेंगे तत्समक आव्यूह, ये इसका नाम हुआ करेगा। ठीक। सो देयर आर 3 स्पेशल केसेस ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स। देखिए कैसे। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो आंसर है डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं।
अब ये मुख्य विकर्ण क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी मैट्रिक्स जब आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जैसे कि आपने मैट्रिक्स लिखे, इसमें ये जो एलिमेंट आप बेटा देख रहे हैं, ये एलिमेंट 1 5 9, इसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण इसको कहा जाता है, लीडिंग डायगोनल बोला जाता है अंग्रेजी में, लीडिंग डायगोनल, ये मुख्य विकर्ण बोला जाता है। तो मैंने क्या बोला, विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव जीरो हों। केवल इसको अगर छोड़ दें तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों। मैं इसी का एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूं करके। जैसे मैंने क्या बोला, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो, लेकिन वर्ग आव्यूह होना जरूरी है उसका। जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, अगर इसी को लेके मैं एग्जाम्पल बनाऊं तो 1 0 0 0 5 6 7 8 नहीं सॉरी 0 5 0, यहां भी 0 0 और 9, ये विकर्ण आव्यूह। आप देखें मुख्य विकर्ण को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी सारे एलिमेंट अगल बगल वाले जीरो हैं। तो ये एक वर्ग आव्यूह है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर है और केवल मुख्य विकर्ण में अवयव हैं, बाकी सारे अवयव जीरो हैं। तो ऐसे आव्यूह को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? देखो इन सब में ना बेटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस केवल होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा आव्यूह हो, एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा अन्य सभी अवयव शून्य। आप याद रखें ये क्वालिटी है अदिश आव्यूह की, स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो। जैसे एज ए एग्जाम्पल देखिए, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। आप देखिए मुख्य विकर्ण के जितने भी एलिमेंट है सब बराबर है, 5 5 5, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? जीरो। तो और ये कैसा आव्यूह है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ध्यान से देखें स्केलर मैट्रिक्स में क्या क्या क्वालिटी है। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्लस ये डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है। इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी तो बोल सकते हैं। देखो ना, डायगोनल को छोड़कर सारे अवयव जीरो हैं। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर है क्योंकि इसके सारे मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हैं। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा उसको बोला करेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अवयव चाहे जो कुछ हो लेकिन अगर सेम एलिमेंट है तो स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा, A0 0 0 A0 0 0 A 3/3 है। ये भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं।
इसके बाद नेक्स्ट और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी, उसमें क्या होता है, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये भी एक वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, वन हो और बाकी सारे अवयव शून्य हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा वन हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो। जैसे एज एग्जाम्पल देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हैं और 1 है। 1 के अलावा और कुछ होगा तो नहीं चलेगा, वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से ये स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 आपके स्पेशल केस होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, इसके मुख्य विकर्ण में केवल अवयव होंगे, बाकी 0 होंगे। स्केलर मैट्रिक्स, इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर होने चाहिए, बाकी सारे अवयव 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट 0। आपको एक बात बताएं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको आप जानते हैं हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I, और हम I3 लिखते हैं। क्यों? I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 3 स्टैंड फॉर ऑर्डर, कि एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये इसका मतलब है। और अगर कहीं मैंने I2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको कैसे लिखा जाएगा? ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा जाएगा 0 1 1 0 0 1। देखो 2/2 का ऑर्डर भी है और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 है, बाकी उनको छोड़कर सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक इसी में आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। हालांकि वो इसका स्पेशल केस नहीं है, तो आप एक काम करें, इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं साफ कर देता हूं, उसके बाद उस पर आता हूं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप मैट्रिक्स का है बेटा, जिसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ये जैसे कि मैंने बोला, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, बस इसकी सारी एंट्रीज, इसके सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। इट शुड बी एनी ऑर्डर, इसका कोई भी ऑर्डर होना चाहिए। इट मे बी ऑन एनी ऑर्डर, लेकिन इसकी सारी एंट्रीज 0 के बराबर होनी चाहिए। जैसे ये आ जाए 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स है। ऐसे आ जाए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ये आ जाए 0 0 0 0 0 0, ये भी आइडेंटिटी में, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन उसके सारे अवयव शून्य होने चाहिए, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0 और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसके बाद दो मैं और आपको बताना चाहता हूं। जैसे इसके बाद एक मैं बताना चाहता हूं जिसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे समझें। और एक लास्ट में मैं बताना चाहता हूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिसेस और हैं
इसको बोला जाता है ऊपरी ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, और इसको बोला जाता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और इसको कहा जाएगा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ये क्या होते हैं? देखो, अगर किसी आव्यूह में मुख्य विकर्ण और उसके ऊपर के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव 0 हों तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहा जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, 1 2 3 0 4 5 0 0 6। बेटा ध्यान से देखें, अगर इसको हम ऐसा मिलाते हैं इस तरह से तो ये ऊपर साइड में एक त्रिभुज बनता है। देखो ना, ये मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव कैसे हैं? 0। ऊपर के अवयवों की हम बात नहीं करते, पर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 होने चाहिए। ऐसे आव्यूह को बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह किसको कहा जाएगा? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह ऐसे आव्यूह को बोला जाएगा जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हों। जैसे 1 0 0 2 3 0 4 5 6। ऐसे आप देखें, इसको ध्यान से देखें, अगर आप ऐसा मिलाते हैं तो ये मुख्य विकर्ण के नीचे साइड में एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। तो क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स रहते हैं ऐसे होते हैं कि ऊपर साइड इनका एक त्रिभुज टाइप का बनता है, दिखता है, और इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे साइड में एक त्रिभुज टाइप का दिखता है, इसलिए इसका नाम होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और इसका नाम होता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह की क्या खास बात है? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह की खास बात है कि मुख्य विकर्ण के नीचे समस्त अवयव 0 हों। मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव 0 हों और इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव 0 हों। ऐसे तो ये 2 आव्यूह और आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। बाकी टाइप्स अभी नहीं पढ़ेंगे, अब ये पढ़ेंगे जब हम फिर कभी जरूरत पड़ेगी या मैट्रिसेस में आगे किसी भी एक्सरसाइज में अगर मुझे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है तो वहां पर बाकी मैट्रिसेस के टाइप्स अभी और भी पढ़ने हैं हम लोगों को, केवल इतनी नहीं है, बहुत सारे टाइप्स मैट्रिसेस के होते हैं। तो एक काम करें, आप इसे नोट करें, एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में केवल एक छोटी सी चीज बचती है जिसे हम आपको और बता देते हैं और इसके बाद वी विल क्लोज इट। ओके, प्लीज जल्दी से नोट कर लें आप इसे। बेटा एक ये लास्ट आर्टिकल है, बड़ा छोटा सा है, इसका नाम है आव्यूहों की समानता, अंग्रेजी में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम ये पढ़ना चाहते हैं कि अगर हमें 2 मैट्रिसेस दे दिए जाए, 2 आव्यूह दे दिए जाए, तो वो 2 आव्यूह कब एक दूसरे के इक्वल कहे जाते हैं, कब बोलेंगे कि 2 आव्यूह एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं उसकी कंडीशन लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। 2 matrices are equal to each other। 2 matrices, 2 आव्यूह आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इफ, फर्स्ट पॉइंट, इफ देयर ऑर्डर शुड बी सेम, उनका जो ऑर्डर होना चाहिए, उनकी जो कोटि होनी चाहिए, पहली चीज तो वो बराबर होनी चाहिए। देयर ऑर्डर शुड बी सेम, उनका जो ऑर्डर हो वो सेम होना चाहिए। अगर
पहला मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो दूसरा भी 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए। पहला 3x3 ऑर्डर का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का हो। पहला 2x3 ऑर्डर का है ना, तो दूसरा भी 2x3 ऑर्डर का होना चाहिए। ऑर्डर अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी शर्त क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, यानी कि उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। उनके जो संगत अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, और उनका क्रम बराबर होना चाहिए। उनके क्रम बराबर होने चाहिए। तो अगर ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं तो आप समझ लें कि जो दो अवयव आपको दिए गए हैं वो आपस में बराबर कहे जाएंगे, वो आपस में समान बोले जाएंगे। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स में बी लिखता हूं, दैट इज 1 2 3 4। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। इसका क्रम बताइए 2x2, इसका क्रम बताइए, दिस इज ऑल्सो 2x2। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस के क्रम तो आपस में बराबर हैं। एक शर्त पूरी हो गई। उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव किन्हें कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर इसका ये एलिमेंट ले रहे हो तो इसका भी यही इसी जगह का एलिमेंट लेना, ये संगत अवयव बराबर है। इसका अगर ये एलिमेंट ले रहे हो तो इसका भी यही लेना, इसका ये ले रहे हो तो इसका भी इसी जगह का एलिमेंट लेना, इसका ले रहे हो तो इसका भी इसी जगह का लेना, ये संगत अवयव है। तो आप देखिए, क्रम भी दोनों के बराबर है, संगत अवयव भी दोनों के बराबर है, इसलिए दोनों मैट्रिसेस आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। समझ में आया? अब आप ये सोच सकते हैं कि अरे ये तो दोनों एक ही जैसा लिख दिया और इसके बाद दोनों को बराबर दिखा दिया, इसमें कौन सी नई बात कर दी आपने? तो बेटा मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसा ही होने पर वो दोनों दो अवयव एक दूसरे के बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव का मतलब इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है। ठीक है, हम इसका यूज करा करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बोल दिया जाए a इज इक्वल टू 1, कुछ भी लिख दिया जाए 1x3 1xy4, ऐसे लिख दिया जाए, और b बता दिया जाए w2 3z, ऐसा लिख दिया जाए। बोला जाए कि a और b दो अवयव हैं तथा दोनों समान अवयव हैं, a व b समान अवयव हैं, तो x y z w इनके मान पूछ लिए जा सकते हैं। इस सिचुएशन पे ये काम आएगा। कैसे? हम a का ऑर्डर चेक करेंगे 2/2, b का ऑर्डर चेक किया हमने 2/2। एक शर्त तो पूरी हो गई कि ऑर्डर दोनों का सेम है। अब उन्होंने बोला कि अगर a और b समान अवयव हैं, अगर a और b समान अवयव है तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए। एक का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट w, x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 और 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4। सो इफ a एंड b आर इक्वल टू ईच अदर, देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x y 4 इज इक्वल टू w 2 3z। a और b दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। w इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4। देखो w x y z इनके मान निकल करके आ गए।
तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों को याद रखना है कि अगर दो अवयव एक दूसरे के बराबर कब हो सकते हैं, जब उनके क्रम बराबर हो और जब उनके संगत अवयव बराबर हो। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल और मैं लेके दिखाना चाहूंगा। अगर ए मैंने ले लिया 1 2 3 4 और बी एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, अब आप मुझे बताइए क्या ए और बी दोनों इक्वल हैं? इक्वल हैं या नहीं है? सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्रम बराबर है कि नहीं। इसका ऑर्डर बताइए कितना है, 2 रो 2 कॉलम्स तो 2 बाई 2। इसका ऑर्डर 2 बाई 2। ऑर्डर तो दोनों का सेम है। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है कि नहीं। इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 सेम है, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 सेम नहीं है, 3 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 सेम नहीं है, 4 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 सेम नहीं है। और आपको ये पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है कि किसी भी चीज को सही ठहराने के लिए सारे अवयव का सही होना जरूरी है और गलत ठहराने के लिए केवल एक अवयव का गलत होना पर्याप्त है। इसलिए ए एंड बी दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। जबकि देखने वाली बात यह है 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, बट स्टिल दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसके बावजूद भी एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम बट द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम। संगत अवयव बराबर नहीं है उनके, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं माने जा सकते। आई होप कि समझ में आ गया होगा अभी आपको। तो ये अवयवों की समानता हमने कर ली। अब इस पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस लगेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 करना स्टार्ट कर देंगे हम। आई होप कि ये जो आपने सीखा है ये आज की आपकी बात समझ में आएगी। बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर ये सारी बातें आपको आएंगी तो आप एक्सरसाइज 3.1 कर पाएंगे, और इसलिए ये सारी चीज बड़े अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे एक्सरसाइज 3.1 और उससे पहले के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।